नमस्कार दर्शकों, लोकसभा टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कोटा के कई गांवों में फैला डायरिया, अब मलेरिया का प्रकोप, 2 सगे भाइयों की मौत, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ की अयोध्या से होगी सीधी कनेक्टिविटी, कई सड़क परियोजनाओं का केंद्रीय परिवहन मंत्री ने दिया भरोसा। 10 किसानों से धोखाधड़ी करने वाला एक आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, दूसरा फरार, 40 लाख के धान का मामला। और रतनपुर में विद्यमान है महाराष्ट्र के पंढरपुर की परंपरा, दिंडी यात्रा ने किया नगर भ्रमण, 10 दिन चलेगा उत्सव। सभी खबरें विस्तार से देख लेते हैं। कोटा विकासखंड के टेंगनमाड़ा के ग्राम करवा में मलेरिया से 2 सगे भाइयों की मौत की खबर आई। इस घटना के बाद सीएमएचओ ने जांच करने के निर्देश दिए हैं। झोला छाप डॉक्टर की जानकारी भी जुटाई जा रही है। इन दिनों कोटा क्षेत्र में डायरिया और इसके बाद मलेरिया का प्रकोप फैला है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली कि टेंगनमाड़ा निवासी 15 वर्षीय इरफान और 12 वर्षीय इमरान अली मलेरिया से पीड़ित थे। परिजन दोनों बच्चों का झोला छाप डॉक्टर से इलाज करा रहे थे। इलाज के दौरान एक बच्चे की घर पर मौत हो गई, वहीं दूसरे बच्चे को टेंगनमाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन हालत खराब होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही इरफान की भी मौत हो गई। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करने मौके पर पहुंची। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। 4-5 रोज हुआ था, बुखार आए, हमारे घर में था नहीं। 3 रोज से बाहर था। मैं रात में आया हूँ तो सुबह लेके गया हूँ मैं उसके पास, डॉक्टर के पास गाड़ी में। कौन डॉक्टर? चिंटू डॉक्टर के पास। सरकारी हॉस्पिटल भी लेके गई थी, उसकी अम्मी गई थी, वहाँ इंजेक्शन लगाए थे। उसके बाद फिर घर भिजा दिए। उसके बाद फिर मैं रात में आया तो फिर वो उसका तबीयत देख के फिर मैं सुबह उसके पास लेके गया हूँ, वही चिंटू डॉक्टर के पास। फिर क्या हुआ? वो अपना इंजेक्शन लगाया और फिर ट्रीटमेंट किया, बॉटल वॉटल लगाया। उसके बाद बोला कि मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, ले जाओ ऐसे करके। तो मेरे को 2 घंटा का भी समय नहीं मिल पाया। गुरुवार को दोनों बच्चों के शव का कोटा सामुदायिक अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों का इलाज किया जा रहा है। गौरतलब है कि बच्चों की मितानिन बुआ की सलाह पर समय रहते परिजनों ने सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के बजाय क्षेत्र में रहने वाले झोला छाप डॉक्टर के पास लेकर गए थे। इसके बाद दोनों बच्चों की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। लेके गए, जाने के लिए बोले सर, लेके भाभी बोले कि वहाँ बात हो गया तो हम वहाँ लेके जाएंगे। कहाँ बात हो गई? वो चिंटू डॉक्टर से, कोई झोला छप्पा वहीं गांव में एक डॉक्टर है, उससे बात हो गई है तो मैं वहीं लेके जाऊंगी। तो अभी सरकारी हॉस्पिटल में मत ले जाइएगा। तो फिर मैं घर में रही, फिर वो मेरे से बात भी किया, बोले तबीयत खराब है, दवाई कर रहे हैं। फिर लेके आए, बुखार उतर गया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बुखार चढ़ गया। फिर दूसरे टाइम लेके गए, तीसरे दिन फिर बहुत तेज फिर बुखार चढ़ा था। पीएचसी लेके गई तो सर को बताई, सर इंजेक्शन भी लगाए, सलाइड बनाई तो उसमें नहीं आया, टाइफाइड मलेरिया नहीं आया सर। कोटा बीएमओ निकलेश गुप्ता ने परिजनों से बात कर जानकारी जुटाई। उनके मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बच्चों की मौत के कारणों का पता चल सकेगा। झोला छाप डॉक्टर की भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है। इसके बाद कानूनी कार्यवाही करने पुलिस की मदद ली जाएगी। टेंगनमाड़ा से अपने पास आए हैं कल रात में ब्रॉड डेड, जिसमें बता रहे हैं कि थोड़ा सा वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, पीलिया का लक्षण था, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए हमने उसको ये बताया कि आप इनका पीएम करा लो। पीएम कराने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जैसा बता रहे हैं कि वहाँ के लोकल कोएक्स से उनका इलाज चल रहा था और उनको अत्यधिक ड्रिप चलाया गया, जिसके कारण उसके फेफड़े में पानी का जमाव होने के कारण सूजन हुआ और हार्ट फेल्योर होने के कारण उनकी डेथ हुई है। इमरान अली और इरफान अली दोनों की 3-4 दिनों से तबीयत खराब थी। दिनांक 16/7/2024 को तबीयत अधिक ज़्यादा बिगड़ जाने से, रात्रि होने से अगली सुबह दिनांक 17/7 को वहीं टेंगनमाड़ा लोकल प्राइवेट झोला छाप डॉक्टर चिंटू गुप्ता के पास ले गए। जो चिंटू गुप्ता द्वारा इनको बताया गया कि इनकी तबीयत और नाजुक हो रहा है, मेरे से ठीक नहीं हो पाएगा। तब इन्होंने बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। उस पर इन्होंने अपने बच्चों को घर लाया, जिसमें इमरान अली का घर में
मृत्यु हो गई। फिर इरफान अली को टेंगनमाड़ा अस्पताल लेकर गए, वहां से रिफर करने पर कोटा CSC लेकर के आए, जहां कोटा CSC में इरफान खान की भी मृत्यु हो गई। पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग और झोलाछाप डॉक्टर की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्षेत्र में डायरिया फैला हुआ है, ऊपर से मलेरिया की दस्तक हुई, इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को 2 बच्चों की मौत के बाद लगी है। ये हैरानी की बात है। लोक सभा टीवी के लिए कोटा से डब्बू ठाकुर की रिपोर्ट। न्यायधानी पहुंचे जल संसाधन व वन मंत्री केदार कश्यप ने अरपा भैंसाझार परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से परियोजना की विस्तृत जानकारी ली। यहां उन्होंने निरीक्षण गृह का लोकार्पण भी किया। दौरे में उनके साथ बिला विधायक धर्मलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव समेत कलेक्टर अवनीश कुमार शरण, जल संसाधन व वन विभाग के अधिकारी समेत क्षेत्र के जो गणमान्य नागरिक हैं वो मौजूद थे। मंत्री केदार कश्यप ने कहा, परियोजना का अधिक से अधिक फायदा किसानों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जितने भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को जल्द से जल्द खत्म करके हमको जल्द से जल्द सिंचाई का जो जिस दृष्टि से इसका रूपांकन किया गया है वो पानी वहाँ तक लोगों को खेती की दृष्टि से पहुँचे, इस दिशा में हम लोगों ने तय किया है और आने वाले समय में जल्द से जल्द इस पूरी योजना का लाभ हमारे लोगों को प्राप्त होगा। कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग ने गुरुवार को अपने कार्यालय के सभा कक्ष में सेंद्री स्थित राज्य मानसिक चिकित्सालय की जीवनदीप समिति की बैठक लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इसके साथ मरीजों के लिए अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। कमिश्नर ने अस्पताल को आवंटित भूमि के समुचित उपयोग के लिए अधोसंरचना विकास के लिए कार्य योजना बनाने PWD विभाग को कहा। फायर सेफ्टी यंत्र लगाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बैठक में कमिश्नर ने अस्पताल में मरीजों के बैठने के लिए शेड बनाने कहा। उन्होंने परिसर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करने के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में ADM RA कुरवंशी, अस्पताल अधीक्षक PWD के कार्यपालन अभियंता CK पांडे, संयुक्त संचालक समाज कल्याण श्रद्धा मैथ्यू सहित समिति के सदस्य और अधिकारी मौजूद थे। चकरभाटा के मगर उछला में रहने वाला 60 वर्षीय सूर्यकांत जोशी बुधवार की दोपहर अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था। इस दौरान अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। घायल सूर्यकांत को सिम्स लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की। बैठक में राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं और आदिवासी क्षेत्रों में और अयोध्या तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य में सड़क परिवहन और अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने के लिए नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बहुत अच्छी चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अधिक से अधिक पैसा छत्तीसगढ़ के लिए देंगे और आने वाले समय में बहुत अच्छा काम होगा। कई फ्लाईओवर वगैरह भी उसके लिए भी हम लोगों ने इनसे मतलब आग्रह किया है, तो सबको बहुत अच्छे से सुने हैं और पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो हर क्षेत्र में उनका आशीर्वाद मिल रहा है। कल रेल मंत्री जी से भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वस्त किया है और 4 नई रेल परियोजना पर हम लोगों को पैसा मिल रहा है। रेलवे स्टेशन के सामने नो पार्किंग का दायरा बढ़ाने के बाद रेलवे ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। विशेष टीम ने प्रतिबंधित क्षेत्र से मोटरसाइकिल और कार जब्त किया। जुर्माना वसूल करने के बाद ही इसे मालिकों को लौटाया। रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। यात्री, उनके परिजन और दूसरे लोग जहां मर्जी गाड़ियां खड़ा कर चले जाते थे। इसके कारण स्टेशन आने जाने वाले रास्ते में अक्सर जाम लग जाता। यातायात बाधित होने से सभी परेशान हो रहे थे। इस अव्यवस्था को दूर कर यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने नो पार्किंग का दायरा बढ़ा दिया है। नए नियम के तहत गुरुवार से कार्यवाही भी तेज कर दी है। नो पार्किंग का सख्त नियम कर दिया गया है। रेलवे ने 8 सदस्यीय टीम बनाई है और टो विंग वैन की व्यवस्था की है। इसके साथ ही विशेष टीम को एक वाहन और दिया गया है जिसमें वो पूरे समय पेट्रोलिंग करते हैं। इस दौरान नो पार्किंग में खड़े वाहन लाक कर उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। कार्रवाई निरंतर जारी रहेगा क्योंकि रेलवे को एक बिलासपुर स्टेशन चूँकि एक बिजी स्टेशन है और यहाँ पर सर्कुलेटिंग एरिया बिल्कुल फ्री ऑफ
अनऑथराइज पार्किंग और ये सब चीज़ से फ्री होनी चाहिए। तो ये प्रक्रिया भी निरंतर चलेगी और इसमें जो है एक टो व्हीकल है जो 2 व्हीलर को पिकअप करने के लिए है और एक टो व्हीकल है जो कि 4 व्हीलर्स को पिकअप करेगी। और मान लीजिए कभी कोई गाड़ी ब्रेकडाउन रहता है या कुछ भी ऐसा रहता है तो क्लैंपिंग सर्विस है। क्लैंपिंग का मतलब है कि टायर को क्लैंप कर देना और वहां पे ही जुर्माना उसका वसूला जाएगा। बाइक चालक पर 200 रुपए और कार चालक से 500 रुपए जुर्माना लेकर इसकी रसीद दी जा रही है ताकि उन्हें जुर्माना जबरिया न लगे। गुरुवार को नो पार्किंग में खड़े दर्जनों बाइक और कार चालकों से जुर्माना वसूल किया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। साल भर से बंद ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट फिर शुरू किया गया है। तकनीकी खराबी के चलते ये बंद पड़ा था। इस प्लांट में कुछ ही मिनटों में धुलाई कर ट्रेनों को तैयार किया जाता है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। ये सुविधाएं उनके ट्रेवल को सुविधाजनक के साथ संक्रमण से दूर रखने के लिए मदद करेगी। रेलवे की ये हमेशा कोशिश रहती है कि वो यात्रियों को रेलवे स्टेशन और ट्रेन में साफ सफाई की सुविधा दे सके। पिछले कुछ समय से साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक है ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट। बिलासपुर में भी ये प्लांट लगाया गया था, लेकिन पिछले 1 साल से ये बंद था। तकनीकी खराबी के चलते साल भर से मैनुअल तरीके से कोच की धुलाई की जा रही थी। अब जाकर इसे एक बार फिर शुरू किया गया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की कोचिंग डिपो पर इस सुविधा की शुरुआत फिर से होने लगी है, जिससे कोच की धुलाई में समय और पानी की बचत हो रही है। इसमें फ़ायदे अनेकों प्रकार के हैं, जैसे कि इसमें एक तो फ़ायदा है कि समय का बचत है क्योंकि ये ऑटोमेटेड है। और इसमें दूसरा फ़ायदा ये है कि मैन पावर का इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि मशीन बेस्ड क्लीनिंग है। क्लीनिंग भी अच्छा होता है, समय भी बचता है। और जो पानी है, पानी हमेशा रिसाइकलिंग होते रहता है। तो मान लीजिए कि अगर 100 लीटर पानी लग रहा है तो इसमें मान के चलिए कि 5 लीटर ही पानी वेस्ट जाता है क्योंकि वो पानी बराबर रिसाइकिल होकर उसी कोच को धोता रहता है वो। तो पानी का बचत, समय का बचत, मैन पावर का बचत, इस प्रकार के फायदे हैं। कितनी गाड़ियाँ एक दिन में लगभग? यहाँ से स्टार्ट होने वाली जो 7-8 गाड़ियाँ हैं सबका इसी प्रकार से ऑटोमेटिक क्लीनिंग होता है। ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट के जरिए ट्रेन की 24 बोगियों को 10 से 15 मिनट के भीतर साफ कर दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें पानी की बचत हो रही है। रेलवे में ट्रेन की सफाई करने के लिए लगने वाले मैन पावर में भी इससे बचत हुई है। इससे पहले ट्रेन की साफ सफाई में कई घंटे लग जाते थे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मुंगेली पुलिस ने अपराध दर्ज कर 12 घंटे में धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा अब तक फरार है। पुलिस के मुताबिक लालपुर, लोरमी और आसपास के किसानों से अधिक मूल्य में धान खरीदी का झांसा देकर 46 लाख की धोखाधड़ी करने की शिकायत की गई थी। बताया जाता है कि जीतू साहू और लीलाराम साहू दोनों आदतन अपराधी हैं। गांव जाकर दोनों ने किसानों से अधिक मूल्य देने का वादा कर उन्हें कोरा चेक थमा दिया। 10 किसानों से करीब 46 लाख कीमत का धान लेकर चंपत हो गए। फिर अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। पहचान के आधार पर आरोपी जीतू साहू को उसके गांव निवसा, थाना नवागढ़, जिला बेमेतरा से गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी लीलाराम साहू की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। बेमेतरा के रहने वाले 2 व्यक्ति जीतू साहू, लीलाराम साहू, उनके पास आकर कि शासकीय दर से अधिक दर में धान उनसे खरीद लें, अधिक उनको मूल्य दिया जाएगा, ऐसा झांसा देकर धोखाधड़ी कर इनका सारा धान खरीद लिए और इनको ब्लैंक चेक थमा दिए जो कि बाउंस हो गया। इसके अलावा भविष्य में पैसा देने का वादा करके काफ़ी कम से कम जिले के अभी तक की जानकारी में 10 से अधिक किसानों के साथ धोखाधड़ी किए हैं और बाद में ये अपना मोबाइल बंद करके फरार हो गए। इसमें शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया इनका शिकायत सही पाने पर, और इसमें टीम रवाना करके इसमें जो एक आरोपी है जीतू साहू, उसको बेमेतरा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इधर बिल्हा के पासित गांव में चोरी छिपे कच्ची महुआ शराब की बिक्री कर रहे 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ओम प्रकाश बंजारे और प्रेम कुमार बंजारे लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर गांव में शराब की अवैध बिक्री कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें पकड़ने जो है जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। इनसे लगभग 22 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 4,400 रुपए आंकी गई है। आरोपियों के खिलाफ बिल्हा पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। कोनी से गाड़ी बुक कर बिल्हा जा रही महिला डॉक्टर उस समय सकते में आ गई जब रास्ते में 5-6 युवक कार रोककर महिला से गाली गलौज और मारपीट करने लगे। इसके बाद सभी कार लेकर फरार हो गए। युवकों ने धमकी देते हुए कहा कि इंद्रजीत से बात कर लेना। इससे घबराई महिला डॉक्टर
अंजलि यादव थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराते हुए गाड़ी मालिक को सूचित किया। मौके पर वाहन मालिक आशीष यादव भी पहुंचा और उसने बताया कि किसी से उसने उधार में कार लिया है, जिसकी जो है किश्तें उसने 4 महीने हो गए अदा नहीं किया है। चकरभाटा पुलिस ने इस मामले में आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। किसी काम से बिल्हा जाने वाली थी, जिससे मैं आशीष यादव का जो कार है उसको बुक कराई थी, लेकिन उनका जो 2-3 महीने का अगर किस्त नहीं पटा था तो रिकवरी वाले लोग उनको परेशान करने को छोड़ के मुझे परेशान किया गया है और उन लोगों ने मुझे मारा है। मारने के बाद मेरे 2 भाई हैं, उनसे जबरदस्ती कार का चाबी छीन के लेके गए हैं और पूरा वहां ले गए हैं और कोई भी बैंक से कोई जानकारी भी नहीं मिला है कि वो बैंक वाले हैं कि कौन है। आजकल बैंक का पूरा माफिया ऐसा चल रहा है कि पूरा आम आदमी को परेशान करके रख दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। कोटा के कई गांवों में फैला डायरिया, अब मलेरिया का प्रकोप, 2 सगे भाइयों की मौत, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ की अयोध्या से होगी सीधी कनेक्टिविटी, कई सड़क परियोजनाओं का केंद्रीय परिवहन मंत्री ने दिया भरोसा। 10 किसानों से धोखाधड़ी करने वाला एक आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, दूसरा फरार, 46 लाख के धान का मामला। और रतनपुर में विद्यमान है महाराष्ट्र के पंढरपुर की परंपरा, दिंडी यात्रा ने किया नगर भ्रमण, 10 दिन चलेगा उत्सव। तो ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों में। महाराष्ट्र के पंढरपुर की भक्ति परंपरा का जीवंत रूप बिलासपुर जिले के रतनपुर में देखने को मिलता है। यहाँ स्थित पंढरीनाथ मंदिर जो मराठी संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, जहाँ से दिंडी यात्रा उत्साह से निकाली गई। साल में 2 बार यहाँ आषाढ़ी और कार्तिक उत्सव भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। 1725 में स्थापित रतनपुर का प्राचीन पंढरीनाथ मंदिर बड़ा ही अनोखा है, जहां 355 वर्ष पुरानी परंपरा आज भी जीवंत होती है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत काशीकर महाराज की दिंडी यात्रा निकाली गई। इसमें संत काशीकर महाराज की वेशभूषा में सज धज कर मंदिर के पुजारी अनिरुद्ध नगरकर सर्वधर्म समाज के भक्तों की टोली के साथ नगर भ्रमण पर निकले। इससे पहले मंदिर में विराजे भगवान विट्ठल और देवी रुक्माई की समूह ने पूजा अर्चना कर भोग लगाया। इसके बाद भजन कीर्तन करते हुए नगर भ्रमण पर निकल पड़े। नगरवासियों ने दिंडी यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। एक प्रकार से पालकी यात्रा कही जा सकती है, निकाली जाती है, जिसमें भगवान को धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। अभी देवशयनी एकादशी है और उसके ठीक बाद जब कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी होगी, ये दोनों ही समय पे यह यात्रा निकाली जाती है, जिसमें नगर की पूरी सहभागिता रहती है। और यह परंपरा पंढरीनाथ मंदिर में आज भी जीवित है। हमारी भारतीय सनातन धर्म की जो परंपरा है उसको जीवित रखने में पंढरीनाथ मंदिर का और पंढरीनाथ पुजारी नगर का परिवार का निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान है, जो सनातन धर्म की इस परंपरा को वो जीवित रखे हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। भ्रमण के दौरान विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर आरती की और भगवान को परंपरा अनुसार चातुर्मास के लिए शयन कराया गया। इस दौरान मान्यता के अनुसार भगवान के शयन काल के 4 महीने में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस तरह यह दिंडी यात्रा नगर के प्रमुख मंदिरों में पूजा पाठ कर वापस बड़ी बाजार स्थित पंढरीनाथ मंदिर पहुंची, जहां भगवान विट्ठल और देवी रुक्माई की फिर से आरती की गई। इस तरह आषाढ़ी उत्सव का पहले दिन का भक्तिमय अनुष्ठान पूरा हुआ। ऐसे ही आगामी 10 दिनों तक अनेक धार्मिक अनुष्ठान मंदिर में संपन्न होंगे, जिसमें स्थानीय और बड़ी संख्या में बाहर से आए भक्तगण शामिल होंगे। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। रेलवे के पार्सल सुविधा की पोल बारिश में खुल गई। व्यापारियों के द्वारा मंगाया गया सामान बारिश में भीग रहा है, मगर ठेकेदार पार्सल की सुरक्षा के लिए जरा भी गंभीर नहीं है। रेलवे के माल गोदाम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठेकेदार कितना बेपरवाह है। बताया जा रहा है कि बोगियों से जिस समय इसे अनलोड किया जा रहा था, उसी समय बारिश शुरू हो गई, जिसमें भीगकर कार्टून फट गए और इसमें रखे तेल के पाउच इधर उधर बिखर गए। खुले में रखे कई पाउच क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जब इस संबंध में रेलवे के अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने व्यापारियों द्वारा इस संबंध में क्लेम करने की बात कही है। शेड में जब भी कोई माल आता है, अनेकों प्रकार के माल आते हैं, बहुत बार फूड ग्रेन्स आते हैं और इस प्रकार के माल आते हैं जिनमें मान लीजिए कोई हानि नहीं होता या हानि होता है या कमी है, डैमेज डेफिशिएंसी जिसको कहते हैं। तो उस केस में हमारे पास पूरा का पूरा वर्टिकल है जो इस प्रकार के लॉसेज और क्लेम को डील करता है, जॉइंटली सर्टिफाई होता है। तो जो भी माल पड़ा हुआ है, जो पार्टी जो कंसाइनी है जिनके नाम से आया है, वो माल को ले जाएंगे
और असेस कर लेंगे। अगर कोई कमी पाया जाएगा तो उसके लिए क्लेम्स ऑफिस उसको डील कर लेता है। पिछले 1.5 साल से मानसिक और आर्थिक यातना झेल रहा दिवंगत जितेंद्र बजाज का परिवार आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर के बाद राहत महसूस कर रहा है। गुरुवार को सिंधी कॉलोनी वासियों के साथ न्याय की मांग कर लोगों से सहयोग की अपील की गई। हाथ में तख्ती लिए पीड़ित परिजन और कॉलोनी वासियों में गुस्सा साफ देखा गया। इसमें उन्होंने कांग्रेस के पूर्व एल्डरमैन और मृतक जितेंद्र बजाज की पत्नी समेत आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। गौरतलब है कि पत्नी और ससुराल वालों के साथ मिलकर पूर्व एल्डरमैन श्याम लाल चंदानी की प्रताड़ना से तंग आकर जितेंद्र ने 2 साल पहले आत्महत्या कर लिया था। इस मामले में अब आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। आज हमारे भाई का इंसाफ मिल रहा है, उसके आश्वासन के लिए हम आज ये रैली निकाल रहे हैं पूरे बिलासपुर में। उसका कैंडल मार्च आज अपन मनाएंगे यहाँ पर, और इसी प्रकरण में हम आगे बढ़े हैं और हमारे भाई का इंसाफ मिला है। किसके इस्तीफा की मांग कर रहे हैं? कौन है? ये यहाँ के मुखिया हैं सिंधी कॉलोनी के रामलाल चंदानी, जो कि अपने भाई को नहीं संभाल पा रहे हैं। वो समाज को क्या संभालेंगे? हम लोग को 2 साल से अपने न्याय के लिए घूमते घूमते अभी जो आईजी साहब हैं और एसपी साहब, उन्होंने हमारे न्याय और हमारे आवेदनों को समझा तो उन्होंने आदेश पारित करके श्री प्रदीप आर्य जी को, थाना सिविल लाइन को, उन्होंने आदेश किया कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए और पूर्ण ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ के साथ उनको भी ये आ गया कि ये सही बातें समझ में आ गई पूरे प्रकरण को समझने के पश्चात कि इनके साथ अन्याय हुआ है। कांग्रेस एल्डरमैन पूर्व श्यामलाल चंदानी के द्वारा पूरा ये किया गया है। लक्ष्मी बजाज जो मृतक की पत्नी है और उसके मामा का लड़का प्रशांत चौधरी, जिसने की झूठी वसीयतनामा बनाई। मुहर्रम के 10वें दिन शहर में ढोल ताशे के साथ आकर्षक ताजिए निकाले गए। धर्म और सच्चाई की खातिर करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में ये मातमी पर्व मनाया जाता है। बुधवार देर रात तक विसर्जन जुलूस निकाले गए। मुहर्रम पर्व हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की करबला में हुए शहादत की याद दिलाता है। पर्व के 10वें दिन मुस्लिम समुदाय ने अपने अपने क्षेत्रों के इमामबाड़ा से भव्य मातमी जुलूस निकाले। आकर्षक ताजियों से सजाए जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होकर सदर बाजार, गोल बाजार में अकीदतमंदों और मुराद की ख्वाहिश रखने वालों के लिए रुके थे। लोगों का हुजूम इसके करीब दिखाई दिया। वातावरण में इत्र, अगरबत्ती और फूलों की खुशबू के बीच दुआओं के लिए हजारों हाथ उठे। मुहर्रम पर नगर में बिठाई सवारियों की गश्त कराई गई, जिसे देखने लोगों की भीड़ सड़कों में उतर आई थी। शहर का फेरा लगाकर सभी सवारी अपने इमामबाड़ा लौट गई। इधर देर रात सभी ने तालापारा पहुंचकर ताजिए विसर्जित कर दिए। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। शहर का काफी पुराना और इकलौता गोकनी नाला की हालत बद से बदतर होती जा रही है। प्रशासन की लापरवाही से नाले के दोनों तरफ कब्जा हो रहा है। भीतर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। 1 साल पहले ही 18 लाख की लागत से इस नाले की साफ सफाई के साथ ही इसका गहरीकरण किया गया था। आलम यह है कि हालत जस की तस हो गई है। नाले में पेड़ के साथ ही घास फूस और उगे चारे के कारण जो है इसकी निकासी अवरुद्ध हो रही है। नगर निगम की लापरवाही से शहर का ऐतिहासिक नाला अपनी पहचान खो रहा है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के कारण बुधवार तक अरपा भैंसाझार में जल स्तर बढ़ने से अरपा में पानी का बहाव देखा गया। गुरुवार को बैराज में पानी कम आने के कारण गेट बंद कर दिए गए। बैराज में 299 मीटर पानी को रोका गया है। वहीं 7 घन मीटर प्रति सेकंड पानी नहर में छोड़ा जा रहा है। इस खबर के साथ ही अपने आसपास की खबरें और जानकारी के लिए आप देखते रहिए लोकसो टीवी। नमस्कार।